हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मिडवेस्ट लिमिटेड का जो आईपीओ है 17 अक्टूबर को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट जानेंगे भाई, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग है, वो सारी चीजें जान लेंगे। फिर कैनरा एचएसबीसी आईपीओ जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है, कल उसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे। उसके अलावा आज अगर बात करें, दो आईपीओ की लिस्टिंग थी, रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ और कैनरा रोबेको आईपीओ। दोनों आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिली, एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी उम्मीद थी वैसी ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली। जो रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, उसके अंदर लगभग खुलते ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला 27% के आसपास, मतलब हाईएस्ट आप कह सकते हैं 30% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। काफ़ी अच्छी बात रही। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई 10 से 15% जाएगा, मैंने कल भी कहा था, बट आज 27% गया, बहुत ही बढ़िया बात रही। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर कैनरा रोबेको आईपीओ, ये आईपीओ 280 रुपए पर ओपन हुआ, लगभग 266 रुपए में हमें मिला था, 280 रुपए पर ओपन हुआ। और उम्मीद इतनी ही थी कि भाई इसके आसपास ओपन हो सकता है, कल भी हमने डिस्कस भी किया था और उसी अनुसार हमें लिस्टिंग भी देखने को मिली। खुलते ही हमें 5% का प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद 318 रुपए पर ये हाई जाके आया, तब लगभग हाईएस्ट आप मान के चले 20% जैसा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। काफी अच्छी बात रही, मतलब उम्मीद ही नहीं थी जिस आईपीओ से, उससे 20% का प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो हमने देखिए, अब काफी लोग कहते हैं कि भाई ये फैक्टर फेल हुआ, वो फैक्टर फेल हो गया, मतलब वो जो हम पैरामीटर्स देखते हैं ये पैरामीटर फेल, ऐसा नहीं है। अब देखिए, पैरामीटर जो हमने डिस्कस भी किए थे और सारे फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए थे। भाई कैनरा रोबेको आईपीओ हमने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी, फाइनल अपडेट वाले वीडियो के अंदर भी, सब में डिस्कस किया है इसको कि भाई ये आईपीओ मतलब एक बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, इसके अंदर कोई कमी विशेष नजर नहीं आई। मतलब ठीक है, एक हल्की फुल्की वैल्यूएशन थोड़ी सी अपर साइड थी, बाकी उसके अलावा कोई विशेष कमी नजर नहीं आई। डेट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके अलावा सेक्टर वगैरह अच्छा है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स अच्छे होते हैं वो भी काम में आते हैं। अब देख लिया आपने, जीएमपी भले ही नहीं थी बट फिर भी इसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दिया, और कुछ प्रॉफिट दे दिया उसके बाद और बम्पर थोड़ा प्रॉफिट मिल गया। कितनी अच्छी बात रही। तो ये फायदा होता है पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारे फैक्टर्स देखने का, ठीक है। उससे हमें क्लैरिटी आ जाती है कि भाई हाँ, कि इसके अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, इसके अंदर कोई लोग सोचते हैं कि भी इसके अंदर रिस्क लें नहीं ले, वो क्या है कि उससे क्लियर हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव से। ये जो हमारे 4 पैरामीटर्स है उससे, भले ही आप उसको हल्के में ले रहे होंगे बट वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएमपी कभी कभार फेल हो सकती है बट ये फैक्टर्स, ये जो पैरामीटर्स, ये कम ही फेल होंगे। बाकी आप फाइनल अपडेट वाला लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके। फिर दोस्तों, मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है, देखिए मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे जो 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड वगैरह वही देखते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं जीएमपी। जीएमपी एक अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है, बट एक रेफरेंस के लिए जान सकते हैं। तो लगभग 15% के आसपास अभी लेटेस्ट में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है एज पर सोर्सेस, मेरे हिसाब से नहीं, लगभग 155 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो जीएमपी के हिसाब से अगर देखें तो आधा पॉइंट दे सकते हैं, मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% के आसपास। फिर बात करते हैं वैल्यूएशंस की, दूसरा जो हमारा पैरामीटर, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। जो इसने पीयर्स मेंशन किया है उससे छोटी कंपनी भी है और वैल्यूएशंस महंगी, पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज, तो वहां पर 0 पॉइंट मिल जाता है। अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर, क्यूआईबी ने भी मतलब लगभग आधा गुना हाफ सब्सक्राइब हो चुका है, बट क्यूआईबी पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी सारे पोर्शन फुल्ली और अच्छे सब्सक्राइब हो चुके हैं, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लगभग 3890 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं अभी तक। कल उम्मीद है कि क्यूआईबी की तरफ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। और आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट अच्छी आई है। मैंने आपको कहा भी था कि छोटा इश्यू साइज है, छोटी एंकर लिस्ट है, उस हिसाब से भी नाम अच्छे हैं। एक्सिस, मतलब एक्सिस म्यूचुअल फंड है, गोल्डमैन सैक्स है, कोटक है, तो ये बड़े नाम शामिल है। उस हिसाब से 5, 5.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं छोटे इश्यू साइज के हिसाब से, वहां पर भी लगभग आधा पॉइंट हो जाता है। तो ओवरऑल 4 में से अभी देखा जाए तो 2 रेटिंग बन रही है, मतलब न्यूट्रल रेटिंग, मतलब इसके अंदर ज्यादा रिस्क भी नजर नहीं आ रहा है और ज्यादा ऐसा कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है जीएमपी की, मतलब वो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, मतलब एक न्यूट्रल रेटिंग कह सकते हैं, ठीक है। और कल आप क्यूआईबीज का भी थोड़ा सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। मैं वैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पर मैं अपडेट आपको कर दूंगा कि भी अभी क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा आ रहा है। क्यूआईबी से थोड़ा ये पता चलेगा, क्यूआईबीज देखिए बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनसे थोड़ा अंदाजा ये हो जाएगा कि भाई बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इंटरेस्ट जता रहे हैं। बाकी ओवरऑल फैक्टर्स भी देखें इसके, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स के अंदर जो फैक्टर्स देखते हैं उसके अंदर भी ज्यादा रिस्क नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। मेरा पर्सनली इस आईपीओ पर क्या राय है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स इसके हर साल बढ़ रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेट है बट आईपीओ से थोड़ा बहुत ये पे भी करेगी, ये भी अच्छी बात है। और डेट कंट्रोल के अंदर है, इतना ज्यादा नहीं है।
फ्रेश इश्यू का अच्छा उपयोग कर रही है, मतलब कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में ले रही है, कुछ उधारी चुका रही है। और आईपीओ के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी 84% के आसपास, इसका मतलब ये बाद में भी थोड़ा बहुत सेल करेंगे, पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ये अच्छी बात लगी। बाकी इसका ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, विदेशों में माल सप्लाई करती है, 80% के आसपास रेवेन्यू मान के चल सकते हैं, वो विदेशों से ही आता है। और जो ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन होता है, जो ग्रेनाइट जिसको बोलते हैं ब्लैक, उसके अंदर ये लीडिंग है एक्सपोर्ट करने के अंदर, जो टॉप लीडिंग कंपनीज आती है उसके अंदर इसका नंबर आता है। और इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखिए, एक तो वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। बाकी ये सेक्टर मुझे ओके ओके लगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा ये सेक्टर के अंदर। देखिए, एक तो विशेष कोई काम होता है ना कि भाई ये कंपनी कुछ विशेष कर रही है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करी, इसकी ज़्यादा कोई टक्कर में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेनाइट मार्बल्स, उसका ठेका लेना, लीज पर लेना, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, नॉर्मल काम है, तो नॉर्मल सेक्टर मान के चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, मतलब एक जो होता है कि भाई यूनिक सेक्टर, वो यूनिक कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ज़्यादातर एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस एक थोड़ी महंगी है, वो सस्ती होती तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, एक बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, बट इतना ज़्यादा भी अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मतलब लग रही है कि भाई लिस्टिंग गेन्स जैसी कंपनी नजर आ रही है। पर्सनली मैं क्या करूँ, पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इंटरेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। फिर दोस्तों, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ, कल इसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि इसके अंदर भी मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 106 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है भाई। अभी जीएमपी देखें तो बहुत कम बता रही है, लगभग 3 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में मान के चल सकते हैं। 4 रुपए भी माने तो 110 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। और मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं तो कम है, बट हो भी जाए तो शॉक ऐसा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से डिमांड कम थी और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी इसको कम ही मिला है। और जो कैनरा रोबेको आईपीओ, उससे भी थोड़ा इसको कम सब्सक्रिप्शन मिला है। और मान लो कैनरा रोबेको जैसे एकदम अचानक से कुछ दे दे, वो अलग चीज़ है। बाकी इसके अंदर थोड़ी सी संभावनाएं कम नजर आ रही है। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएमपी तो इसकी कम थी, काफ़ी लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो कम ही लोगों ने अप्लाई किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने जो सोचा होगा या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट फिर भी अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अभी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा मतलब अभी बूम के अंदर नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट क्या है कि अभी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ आएगी। उसका रीज़न ये कि धीरे धीरे मैंडेटरी होने वाला है हर सेक्टर के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, सब में धीरे धीरे जरूरी हो जाएगा। तो इन चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप डेवलप्ड नेशन जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस, और भी सही सारे जो इंश्योरेंस होते हैं, घरों के भी इंश्योरेंस होते हैं, तो वो सब चीज़ें जरूरी होती है। तो धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ेगी। बाकी टॉप 10 के अंदर इसका नंबर आता है, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर टॉप है, मतलब ये काफ़ी क्लेम वगैरह सेटल करती है। सॉल्वेंसी रेशियो इसका अच्छा है। बाकी इसकी प्रॉफिट वगैरह उसके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस साल जो प्रॉफिट मार्जिन है 50% के आसपास, बहुत ही बढ़िया है और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। दूसरा, रेवेन्यू थोड़ा इसका डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ये दो बड़े नेगेटिव है। ओवरऑल ऐसा अगर देखा जाए तो ज़्यादा नुकसानदायक कंपनी नजर नहीं आ रही, कि भाई ऐसा कोई रिस्की हाई रिस्क वाला कुछ फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। बट हाँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस हो गई, दूसरा रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो ये दो थोड़े ऐसे कम अट्रैक्शन कर रहे हैं। बाकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा अभी जो प्राइस बैंड है उस हिसाब से। तो स्मॉल कैप तो है, पर इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है कि भाई कोई हाई रिस्क फैक्टर नजर आए। तो ओवरऑल ये कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक दो रिस्क नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन नजर आ रहा है। जैसे कैनरा रोबेको कैसी थी कि भाई कैनरा रोबेको के अंदर भाई जीएमपी वगैरह भले ही नहीं थी, बट उसके अंदर कुछ इसके फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे थे, वैसा इसके अंदर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर अपकमिंग आईपीओ में बात करें तो सुबह मैंने वीडियो डाला भी था। अपकमिंग आईपीओ में फिजिक्स वाला, ग्रो का आईपीओ है, लेंसकार्ट आईपीओ है, मीशो आईपीओ है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इस तरह के कुछ आईपीओ हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। मतलब इनको मंजूरी वगैरह भी जल्दी मिल सकती है। लेंसकार्ट को तो मिल गई है, बाकी ये आईपीओ उम्मीद है कि जल्दी आते हुए हमें देखने को मिलेंगे, और इनकी चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। ग्रो का भी आईपीओ सुना है कि वो भी जल्दी आने वाला है। फिर दोस्तों एक और सवाल कि काफ़ी लोग पूछते हैं, अभी सोने चांदी को लेकर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसके भाव लगातार बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अब कब घटेंगे तब हम एंट्री बनाएं। तो अब देखिए, एक निश्चित चीज़ें नहीं है कि कब बढ़ेंगे कब घटेंगे।
बट कुछ फैक्टर्स आपको बता देता हूँ। जैसे बढ़ते क्यों हैं, बढ़ते तब है देखिए जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है या अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तो क्या करते हैं कि लोग फिजिकल एसेट बाय करते हैं। फिजिकल एसेट में ये गोल्ड भी आता है भाई, ये सेफ माना जाता है, ताकि क्या है कि मार्केट भले ही वॉलेटाइल हो जाए बट गोल्ड हमारे पास पड़ा रहता है। तो लोग क्या है कि फिर गोल्ड की तरफ जाते हैं जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है। अभी देखिए युद्ध का माहौल कितना चल रहा है, हर जगह युद्ध ही युद्ध है, मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण क्या है कि लोग फिर गोल्ड की तरफ, ऐसे सेफ जो एसेट्स होते हैं वहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर क्या है कि मार्केट में जब टेंशन खत्म होती है तब क्या है कि वापस थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में रौनक आती है, और जब लोग थोड़ा बहुत सोने में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अभी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इस कारण भी जो इंडिया के सेंट्रल बैंक है, चाइना के, रशिया के, जो एशियन सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को लगातार बाई कर रहे हैं। तो ये फिजिकल एसेट है, वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, इस कारण भी थोड़ा भाव के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। फिर सिल्वर जो है, सिल्वर का यूज़ जो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर हो रहा है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो सेक्टर है उसके अंदर भी हो रहा है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, सोलर वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। तो उस कारण क्या है कि सोलर की इंडस्ट्री के कारण भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस कारण भी इसके जो भाव है हमें तेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये तेजी के कुछ कारण हैं। अब गिरने के क्या आसार हैं, मतलब काफ़ी लोग गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए गिरने के एक तो आसार ये है कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हो, तो शेयर मार्केट के अंदर तभी रौनक लौटेगी जब ये क्या है कि लोग गोल्ड बेच के वापस शेयर मार्केट पर आएंगे। तो थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होनी चाहिए। दूसरा अभी एक है कि लगातार ये चढ़ रहे हैं सिल्वर और गोल्ड। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है वो लगातार नहीं चढ़ती है, अब एक चढ़ती चढ़ती एक उसका एक निश्चित पॉइंट आता है, उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होना शुरू होती है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब लगातार चढ़ रहा है तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पॉसिबल है। और पिछले साल मैंने नोट किया था जो गोल्ड और सिल्वर है, क्योंकि मैंने क्या है कि एक्चुअली धनतेरस पर बाय किया था पिछले साल। तो धनतेरस पर मैंने जैसे ही बाई किया था, मैंने सिल्वर बाई किया था, तब लगभग ₹1,00,000 के आसपास बाई किया था केजी। तो बाद में क्या हुआ कि भाई धनतेरस निकल गई, जो दिवाली निकल गई, उसके बाद लगातार थोड़े मतलब जो भाव हैं सिल्वर के, गोल्ड के, उनके थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। तो पिछले साल तो ऐसा हुआ था, अब देखते हैं इस साल धनतेरस दिवाली के बाद कुछ दाम कम होते हुए देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वो पता चल जाएगा। बट इस बार क्या हो रहा है कि भाई ये जो सेंट्रल बैंक्स है, जो चाइना वगैरह भी बहुत ज़्यादा बाई कर रहा है, तो इस कारण भी क्या है कि संभावना ऐसी नज़र आ रही कि ना घटे। बट अभी देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलता रहेगा कि भाई, क्योंकि ये जो आसार हैं हमें लगभग धनतेरस दिवाली के बाद आना शुरू होंगे कि भाई क्या हो रहा है। बट उम्मीद ऐसी है कि अब लगातार जो चढ़े हैं तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा पॉसिबल है। बाकी देखिए किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि बढ़ेंगे घटेंगे। अभी आप सोनार वगैरह के पास जाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि अभी सोना भी जाएगा बहुत ज़्यादा, अभी तोला, एक तोला जो सोना है वो 2.5 लाख से ऊपर चला जाएगा, चांदी भी चली जाएगी 5-5 लाख, ऐसे मतलब बातें चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा पता चलता रहेगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।